नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से पालमपुर के लोग जो हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके अपनी जो एग्रीकल्चरल उनका प्रोड्यूस था उसको 13 कुंटल से लेकर के लगभग 32 कुंटल तक इंक्रीज कर लिया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि उन्होंने किस प्रकार से जो उनकी टेक्निक्स थी और उन्होंने किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। इस फिगर में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका खेत है, ये पूरा खेत दर्शाया गया है। यहाँ पे आपकी ये फसल है और इस खेत में क्या इस्तेमाल किया गया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वो सीड्स होते हैं जो पैदावार अच्छी देते हैं, यानी कि उपज इनमें ज़्यादा होती है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फार्म मशीनरी में हमने देखा था टूल्स हैं, जैसे कि आपका ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया। हार्वेस्टिंग के लिए भी डिफरेंट काइंड्स के टूल्स आते हैं, उन सभी का इस्तेमाल इसमें किया गया है क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इरिगेशन के लिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि किन किन सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है। तो जो सोर्सेस हैं वो हैं आपके कैनाल्स, यानी कि नहर के पानी का इस्तेमाल किया गया है खेतों की सिंचाई के लिए। पंप सेट्स का इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया है और डैम्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आप ये पंप सेट्स को चला सकते हैं, ट्यूबवेल्स को। डैम्स में पानी को कलेक्ट किया जाता है और इस पानी को फिर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से वहाँ के पालमपुर के किसानों ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से आपका जो लेट्स डिस्कस है। तो चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मल्टीपल क्रॉपिंग और आपका जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है इसमें डिफरेंस क्या है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग वो होती है कि एक ही खेत है, मान लीजिए आपका ये एक खेत है और इस खेत में आपने एक साल में डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फसल उगाई। मान लीजिए एक साल में आपने 3 सीजन में 3 डिफरेंट फसल उगाई, तो इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। मतलब एक ही खेत में एक ईयर में आपने अगर एक से ज़्यादा फसलें उगाई हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन किया है, तो वो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग आ जाता है। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जो मशीनरी है उनका इस्तेमाल किया गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया, आपका थ्रेशर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। साथ ही साथ में अगर हम देखें कि जो आपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो डिफरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल किया था, ट्यूबवेल्स आपने देखा था, कैनाल्स का इस्तेमाल किया, डैम्स का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार फिर से ये आप फिगर देख लीजिए। कैनाल्स का इस्तेमाल किया आपने, पंप सेट्स का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, ये सब आपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमने देखा कि इरिगेशन के लिए भी नई टेक्निक्स आ गई हैं और आपने जो है फार्मिंग टूल्स का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंतर्गत आ जाते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं उनका इस्तेमाल आपने किया है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही खेत में आपने एक साल में एक से अधिक बार अगर फसल उगाई है तो वो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग में आ जाता है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आप जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा काऊ डंग का इस्तेमाल करते थे लोग फर्टिलाइजर्स, खाद के रूप में। अभी जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स मार्केट में आ गया है, जिनको आप परचेज करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नई इरिगेशन टेक्निक्स आ गई हैं, सोलर पंप्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा जो आपका है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस इन इंडिया। ये आपकी जो टेबल 1.2 है, ये इसमें व्हीट और पल्सेस जो हैं, गेहूं और दाल की जो प्रोडक्शन है 1960 में जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, उसके बाद गेहूं और जो दाल का जो प्रोडक्शन था इंडिया में, उसको दर्शाया गया है। और इस टेबल को आप जो दी गई है अब ग्राफ में हमें दर्शाना है। और उसके बाद हमें ये बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में क्या व्हीट का प्रोडक्शन जो था और पल्सेस का प्रोडक्शन था, यानी व्हीट और पल्सेस
इसका जो प्रोडक्शन था वो सेम था या कोई ऐसी ग्राफ है जिसका प्रोडक्शन जो है कम या ज़्यादा था। तो इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है और फिर उसको दर्शाना है। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर्स यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यानी कि हमें इसमें ये बताना है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल फार्मर्स करते थे उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड थी वो क्या थी। तो वर्किंग कैपिटल में हमने देखा था पिछली वीडियो में कि आपका रॉ मटेरियल आता है और आपकी मनी आता है। तो रॉ मटेरियल में आपके सीड्स हो गए जिनका फार्मर इस्तेमाल करता होगा प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हमने देखा कि था कि नई मशीनरी है, फार्म मशीनरी हो गई आपकी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साथ ही साथ मनी भी हम देखें तो इन सबको परचेज करने के लिए फार्म मशीनरी है उनका भी आप परचेज करेंगे तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं उनको आप मार्केट से खरीदेंगे तो उसके लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं तो वो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि ये सभी चीज़ जो है रॉ मटेरियल्स और आपका जो मनी है ये वर्किंग कैपिटल में आता है, जिनका मार्केट में रेट होता है आप उनको जाके खरीद सकते हैं। तो ये जो आपकी टेबल 1.2 है इसमें अगर हम देखें कि 1965 में जो पल्सेस का प्रोडक्शन था वो 10 मिलियन टन था। ये आपकी जो यूनिट दी गई है प्रोडक्शन की वो मिलियन टन्स में है। अगर आपका 10 लिखा हुआ है इसका मतलब 10 मिलियन टन है, 24 लिखा हुआ है इसका मतलब 24 मिलियन टन है। तो 1965 और 1966 में हम देखें तो जो पल्सेस का प्रोडक्शन था वो लगभग 10 मिलियन टन था और व्हीट का प्रोडक्शन भी 10 मिलियन टन था, यानी कि दोनों का प्रोडक्शन सेम ही था। लेकिन अगर हम आगे देखते चले यहाँ कि 1970 और 71 में जो पल्सेस का प्रोडक्शन था वो 12 कुंटल था और ये 24 कुंटल था, यानी कि लगभग अगर हम कंपेयर करें दोनों के प्रोडक्शन को तो हम देखते हैं कि जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ा है। और यहाँ पे हम देखें कि ऐसे ही जो कमिंग ईयर्स थे उनमें जैसे 2017-18 इसमें हम देखें तो 24 मिलियन टन प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम टोटल देखें तो 10 क्विंटल से 10 मिलियन टन से 24 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि सिर्फ 14 मिलियन टन प्रोडक्शन 1965 से 2018 तक बढ़ा है। लेकिन अगर हम व्हीट के प्रोडक्शन को देखें तो 10 मिलियन टन से लगभग 97 मिलियन टन हो गया, यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया है लगभग। आप देखें तो यहाँ पे 10 से 97 लगभग 87 मिलियन टन जो है आपका प्रोडक्शन व्हीट का बढ़ा है, जबकि पल्स का प्रोडक्शन केवल 14 मिलियन टन बढ़ा है। तो जब हम इसको दोनों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो प्लॉट कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, इसमें आपको ईयर्स लिख लेना है। इधर जैसे 1965 से 1966 इसमें लिख लेना है, 1970 से 1971 इधर लिख लेना है, 1980 से 1981 इधर लिख लेना है। ऐसे करके हम जो है 2017 से 2018 तक यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो है हमें प्रोडक्शन को भी दिखाना है, तो ये जो हमारा एक्सिस होगा यहाँ पे हम प्रोडक्शन को दिखा देंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है 24 मिलियन टन ही गया है, तो यहाँ हम 5 का प्रोडक्शन ले लेंगे। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 तक ले लेंगे क्योंकि 24 तक ही है। तो और यहाँ पे जैसे व्हीट का प्रोडक्शन दिखाना है तो ये 97 मिलियन टन गया है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा हम वाई एक्सिस पे हम 10 में ले लेंगे, 10, 20, 30 और इस प्रकार से हम यहाँ पे 100 तक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मली भी देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस है या प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। व्हीट का प्रोडक्शन जो है काफ़ी बढ़ गया है और जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और ये जो जानकारी हमें मिलती है ये हमें मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर 2018 में, फरवरी 2018 में ये जानकारी पब्लिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर, व्हाई। ये बात सही है कि जो अगर आप जो है अपनी एग्रीकल्चर में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप फार्म मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको ट्रैक्टर, थ्रेशर,
हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिन्हें परचेज करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी हैं, इनको भी आपको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जबकि पहले हम देखते थे कि लोहे का हल या फिर बैल का इस्तेमाल करके खेत की जुताई कर ली जाती थी, लेकिन अभी जो है फार्मिंग मशीनरीज आ गई हैं, ट्रैक्टर वगैरह है, तो ये इसमें कैश की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा हो जाती है। खाद की बात करें तो खाद जो है पहले लोग काऊ डंग का इस्तेमाल कर लेते थे और दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर होते थे उनका इस्तेमाल कर लेते थे, तो उनके पैसे की बचत हो जाती थी। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मार्केट्स में आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं इनकी कास्ट ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उसमें फार्मर्स को पैसे की रिक्वायरमेंट पहले की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखाई गई है, सजेस्टेड एक्टिविटी। एक एक्टिविटी सजेस्ट की गई है, इसको परफॉर्म करना है। तो इसमें ये दिखाया गया, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन। जब आप अपने गांव में जाएं या आप कभी किसी खेत में जाएं विजिट करें, तो वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनसे आपको बात करना है, और बात करके पता क्या करना है वो इसमें दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड डू द फार्मर्स यूज, राइट ए नोट। तो आपको एक नोट बनाना है जिसमें आपको ये लिखना है कि जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली किस प्रकार की फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं या दोनों मिक्स करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो मिक्स ही करते हैं। कुछ लोग जो है फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी भी काऊ डंग इस्तेमाल होता है खेतों में, फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल होता है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि मिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है तो हो सकता है कि टोटली न्यू फार्मिंग मेथड्स का ही इस्तेमाल करते हों, लेकिन जो गरीब किसान है वो हो सकता है कि नई फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल ना कर पाते हों। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इरीगेशन। आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सोर्सेस ऑफ इरीगेशन क्या है, यानी कि सिंचाई के साधन क्या है वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि गाँव में जो है ट्यूबवेल्स अब आसानी से अवेलेबल हैं, कैनाल्स भी हैं, सोलर पंप्स भी गवर्नमेंट इंस्टॉल कर रही है। इसके अलावा जो है डैम्स के माध्यम से भी कहीं कहीं सिंचाई होती है। तो अगर हम सोर्सेस ऑफ इरीगेशन की बात करें तो आपकी जो ट्यूबवेल्स हो गए, कैनाल्स हो गए, डैम्स हो गए और इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, कैनाल्स का इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके पंप सेट्स यानी कि ट्यूबवेल्स से आपके खेतों तक पानी पहुँचाया जा रहा था। तो हमने सोर्सेस ऑफ इरीगेशन देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरीगेटेड, वेरी लिटिल, नियरली हाफ, मेजॉरिटी और ऑल। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो फार्मर्स हैं वहाँ के, वो लोग इरीगेशन के लिए जो सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं उन सोर्सेस के माध्यम से उनकी कितनी लैंड, हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरीगेटेड, यानी कि जो जोता हुआ खेत है वो कितना सींचा जाता है, क्या पूरा खेत सींच जाता है या आधा ही सींच पाता है। इन सब के बारे में आपको वहाँ के फार्मर से जानकारी लेना है। फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर। और यहाँ पे ये भी बताना है कि जो भी इनपुट्स फार्मिंग में रिक्वायर हैं वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब इनपुट्स की बात करें तो यहाँ पे इनपुट्स में आपकी फार्म मशीनरी भी आ सकती है, सीड्स भी आ जाएंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स भी आ जाएंगे। तो फार्म मशीनरी आपकी अवेलेबल हो जाएगी गांव से ही। जिनके पास में ट्रैक्टर है आप उनसे कह सकते हैं, वो आपके खेत जोत सकते हैं। ये इनपुट्स हैं। सीड्स आपके पास में अगर हैं या नहीं है तो फिर आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी अगर गांव में किसी के पास में है तो आप उनसे भी इरिगेशन के लिए कह सकते हैं। यानी कि हमें सिर्फ यह बताना है कि आपके जो इनपुट्स हैं वो आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं। इनपुट्स में हमने देखा कि आपकी जो फार्म मशीनरी है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब आप कहाँ से प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है आप केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनको आप जो है मार्केट से ही खरीदेंगे। फार्म मशीनरी भी मार्केट से आती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ट्रैक्टर
थ्रेशर ये एक्सपेंसिव हैं। अब हमने यहाँ तक देख लिया, अब हमें देखना कि विल द लैंड सस्टेन, क्या इसमें ये पूछा गया है कि क्या जो लैंड पहले थी, यानी कि जब हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते थे तब और अभी जो हम नई फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्या लैंड वैसी ही है या लैंड में कुछ परिवर्तन आया है, या लैंड बढ़ी है या लैंड घटी है जो हम कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। यानी कि अगर हम इसमें समझना चाहें तो जो हम लैंड इस्तेमाल करते थे, मान लीजिए 1 हेक्टेयर हम पहले इस्तेमाल करते थे, क्या आज भी हम 1 हेक्टेयर में ही कल्टीवेशन कर रहे हैं, या लैंड हमारी कुछ कम हुई है या लैंड बढ़ी है। तो कम होना बढ़ना से मतलब है कि क्या पार्टीशन हो गया है या फिर हमने नई लैंड परचेज की है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लैंड है हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। इसमें यह बताया गया है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और इसके इस्तेमाल के लिए हमें सजग रहना चाहिए। Scientific reports indicates that the modern farming methods have overused the natural resource base। तो जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, यानी कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का हमने इस्तेमाल किया है, उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्स है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया है, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लैंड का, यानी कि लैंड की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, उत्पादक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित है। ग्रीन रिवोल्यूशन में बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इस्तेमाल किए गए थे, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो हैं उनमें ये देखा गया था कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता था, और हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको इरिगेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो ये जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने के कारण जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो गई है, यानी कि उत्पादक क्षमता या उर्वरकता जिसको हम बोलते हैं वो डिक्रीज हो गई है। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to the depletion of water table। यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित जो एरियाज हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर्स या हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स इस्तेमाल किए गए थे, वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो थी इरिगेशन की बहुत ज़्यादा थी। यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यानी कि भूमिगत जल होता है जो ट्यूबवेल के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर खेतों में इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में उसका इस्तेमाल किया गया, जिससे हमारे जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो डिक्रीज हो गया है। ग्राउंड वाटर टेबल का मतलब होता है एक निश्चित लेवल होता है पानी का, अगर उससे कम हो जाए पानी, भूमिगत पानी जो होता है अगर उस लेवल से कम हो जाए तो ये कंसर्न का सब्जेक्ट हो जाता है, चिंता का विषय हो जाता है कि जो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा तो हो सकता है भविष्य में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाए और जो सिंचाई के साधन हैं वो बेकार हो जाए हमारे पास में सिंचाई का साधन ना बचे, और फिर हमें जो है सिर्फ जो नेचुरल रेन होती है, प्रिसिपिटेशन होता है, उस पर ही हमें डिपेंड रहना पड़े। और आगे हम देखते हैं कि कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, लाइक सॉइल फर्टिलिटी है, भूमि की जो ज़मीन की फर्टिलिटी की बात अगर हम करें, और जो हमारा अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर है, इनको बनने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने 2 महीने या 1 साल में फर्टिलिटी लैंड की इंक्रीज हो जाती हो, या फिर
ग्राउंड वाटर लेवल है वो तुरंत ही इंक्रीज हो जाता हो। इनके जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण का समय है वो काफ़ी लंबा समय होता है, और अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको जल्दी से रिकवर कर पाना या रिसाइकल कर पाना आसान नहीं होगा। इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय हमें ज़रूरी है कि हम लोग सजग रहें, इसका एक ऑप्टिमल यूज करें, कम से कम यूज करें, और क्योंकि अगर ये एक बार डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको रिस्टोर करना। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें इन्वायरमेंट के प्रति जो है सजग सावधान रहना पड़ेगा, ताकि जो आपका फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, यानी कि भविष्य में खेती से संबंधित जो हम और डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो हम कर सकें। क्योंकि अगर हमारे पास में जो इरिगेशन के रिसोर्सेस ही नहीं रहेंगे, सोइल की फर्टिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। क्योंकि अगर सोइल की फर्टिलिटी ही नहीं होगी तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये सजेस्टेड एक्टिविटी आपको एक बार और दी गई है। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, राइट a letter to the agriculture minister in your own words telling him how the use of chemical fertilizers can be harmful। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैगजीन्स पढ़ते होंगे, उसमें पढ़ने के बाद में अगर आपको कोई आर्टिकल ऐसा मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है बाय द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, तो आप जो है एक चिंता का विषय है। इसके लिए जो आपके एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं, उनको अपने वर्डों में एक लेटर लिखना है, अपने शब्दों में एक लेटर लिखना है कि किस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो हार्मफुल हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स which dissolve in water and are immediately available to plants। केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं और जो पानी के साथ में तुरंत ही डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं, और प्लांट्स को ये रेडली अवेलेबल हो जाते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सोयल फॉर लॉन्ग, लेकिन ये सोयल में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने चाहिए। दे में एस्केप फ्रॉम द सोयल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये क्या होते हैं, जैसे पानी के साथ मिल करके ये सॉइल में चले गए, सॉइल में जाने के बाद जो है प्लांट्स के द्वारा जो है ये एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा ये यूज कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो है सॉइल में काफ़ी देर तक नहीं रहते हैं, ये क्या होते हैं, लीचिंग हो जाती है इनकी, और ये ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, यानी कि भूमिगत जल जो होता है वहाँ पे ये वहाँ चले जाते हैं लीचिंग के द्वारा। केमिकल दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को ये पॉल्यूट कर देते हैं, रिवर्स और लेक्स को, ठीक है, यानी कि ग्राउंड वाटर, रिवर और लेक्स को ये पॉल्यूट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो केमिकल बैक्टीरिया हैं, सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये बैक्टीरिया और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको भी ख़त्म कर देते हैं। This means sometimes after their use, the soil will be less fertile than ever before। इसका मतलब यह है कि कुछ समय बाद जो सॉइल जो होगी वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी than ever before, जैसा कि पहले थी। The consumption of chemical fertilizers in Punjab is highest in country। अगर हम अपने देश में देखें, पूरे इंडिया में देखें कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, तो वो है हमारा पंजाब और ये हरियाणा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, यानी कि लगातार जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो हो रहा है खेतों में, उससे जो सॉइल का हेल्थ है, मिट्टी की जो कह सकते हैं कि उपजाऊ क्षमता है वो कम हो गई है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। जो पंजाब के जो किसान हैं उनको मतलब कि ये फोर्स किया जाता है कि जो प्रोडक्शन का लेवल है उसको अचीव करने के लिए
आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो है वो एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।